क्या आपको भी लगता है कि आप अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाते? एक नेज़ल से आपका नेज़ल कैविटी बिल्कुल ब्लॉक है, कभी इस बार तो कभी इस बार, दोनों में से आपको अल्टरनेट करना पड़ता है और आपको लंग्स की कोई समस्या भी नहीं है। तो आप एक बार डेविएटेड नेज़ल सेप्टम चेक करवा सकते हैं। आज का वीडियो मैं डॉक्टर गौतम जानी इसी के ऊपर बना रहा हूँ। मैंने रिसेंटली एक सर्जरी करवाई थी, तो मैंने सोचा आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी दूँ। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, क्या रिकवरी टाइम है, क्या डाइट वगैरह है और क्या मेडिकेशन सर्जिकल रूल्स होते हैं। अब जनरली कई बार ऐसा होता है कि भाई हम जो है सांस अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हम उसे निगलेक्ट करते हैं बिकॉज इससे हमारी डेली लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बहुत छोटा छोटा और माइनर होता है, जैसे कि हम अच्छे से रिकवर नहीं होते, रात को अच्छे सो नहीं पाते, हम इरिटेटेड रहते हैं, गुस्सा जल्दी करते हैं और हमें माइग्रेन्स होते हैं या पेन होता है आपको बॉडी में, एक्स होते हैं और आपको कोई उसका रीज़न नहीं पता, बट आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये इस रीज़न की वजह से हो सकता है। तो आप एक बार सेप्टम के बारे में सर्च कर सकते हैं। सेप्टम क्या होता है कि अगर आप नेज़ल कैविटी को देखोगे तो नेज़ल कैविटी के दो पार्ट के बीच में कार्टिलेज होता है, उसे सेप्टम कहते हैं। अब ये सेप्टम जो है कई बार डिविएट हो जाता है, इसलिए इसका नाम है डिविएटेड सेप्टम। सेप्टम का शेप जो है वो सीधा होना चाहिए, जबकि ये जो है डिविएटेड होकर आठा टेढ़ा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि जो नेज़ल कैविटी या नेज़ल जो एयर जानी चाहिए, हवा जानी चाहिए, उसका रास्ता ब्लॉक होता है। कोई भी चीज़ को ब्लॉक करोगे तो वो जा नहीं पाएगा अच्छे से। तो 20% से लेकर 80% या 90% तक ब्लॉकेज हो सकता है। मेरा ब्लॉकेज 80% है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपको एक बार एंडोस्कोपिक कैमरा से नेज़ल वे में तुरंत ENT सर्जन जो है वो आपको विदिन 2 मिनट चेक करके दे देंगे कि आपको ENT की, इसके लिए कोई महंगे टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स अ वंडर फॉर द डिजीज़ कि इसमें कोई महंगे टेस्ट है ही नहीं, आपको खाली इनिशियली एंडोस्कोपिक कैमरा से पता चल जाता है। अब नाउ ये हुआ स्टेज 1। उसके बाद इसमें और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके टर्बाइन्स जो है वो स्वेल हो सकते हैं। टर्बाइन्स जो है वो एक प्रकार से आपके नेज़ल कैविटी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और साइनसिस भी ऐसे एलिमेंट्स है कि जो आपके म्यूकस को कंट्रोल करते हैं, एयर पैसेज वे को बेटर करते हैं, और ये कई बार स्वेल हो सकते हैं, म्यूकस से जम सकते हैं और इस वजह से भी नेज़ल कैविटी होती है। कई बार ऐसा भी होता है कॉम्प्लिकेशन में कि बोन बढ़ गया, बोन की ग्रोथ हो गई। जैसे बोन की ग्रोथ अगर एक्स्ट्रा हो गई है तो वो और ज़्यादा खतरनाक है, बिकॉज वो शेप को और बिगाड़ती है। ओवर द टाइम नोज़ का शेप जो है वो भी टेढ़ा होना चालू हो जाता है, फिर आपको शायद राइनोप्लास्टी की भी ज़रूरत पड़े, जो प्लास्टिक सर्जरी है। तो ये है DNS के बारे में पूरी जानकारी, इसे कहते हैं DNS। पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है आप ENT सर्जन के पास जाकर एंडोस्कोपिक कैमरा से चेक करवाएं, और उसके बाद जो है वो फर्दर आपको लिख के देंगे CT स्कैन, क्योंकि CT स्कैन से पता चलेगा कि भाई आपका नेज़ल सेप्टम जो है वैसे है तो ये सारे सॉफ्ट हार्ड टिश्यूज, तो हार्ड टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू के जजमेंट के लिए CT स्कैन एक बहुत अच्छा स्कैन है कि कैसे आपके सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू अलाइन है। और वो अलाइनमेंट में एक बार रिपोर्ट में आया कि इतनी तरह से अलाइन है, बोन इस पर है कि नहीं, ट्यूबन स्वेल है कि नहीं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है और आपका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी पता चल जाता है। तो ये हुआ फेज़ 1। फेज़ 2 में हम देखते हैं कि भाई कैसे ट्रीटमेंट्स होती है इसकी। इसका इकलौता सॉल्यूशन सर्जरी ही है। आप सोचोगे कि भाई योगा, प्राणायाम या एक्सरसाइज से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो 99% चांस से आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इससे कंडीशन बेटर होती है, ठीक नहीं होती, ये रीकरिंग हो जाएगी। दूसरा कि इसमें शेप में कोई चेंज नहीं होगा, खाली आपकी ब्रीदिंग बेटर होगी। अब शेप जो है वो दिन बाय दिन बिगड़ता जा सकता है, और अगर बोनिस पर या स्वेलिंग है ट्यूबर्स में तो वो और भी वर्स्ट हो सकता है, इसीलिए आपकी ब्रीदिंग पर इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जल्द से जल्द अगर हो सके तो सर्जरी करवाने का डिसीजन बनाना ही इसका एक सॉल्यूशन है, अगर आपको इसको परमानेंट एलिमिनेट कर सकता है। और अगर आपको लगता है कि आपको इसके साथ जिंदा रह सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, इससे कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस नहीं होती। अब सेकंड बात की करवाए क्या, तो CT स्कैन तक हम पहुँचे थे। CT स्कैन के बाद जनरली प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। अब कोई भी सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक्स या दवाइयाँ वगैरह तो होती ही है, तो आप 5 दिन को आपका कोर्स होगा इनिशियली, जहाँ पे आपकी दवाइयाँ जो है वो आपकी होगी प्री ऑपरेटिव। उसके बाद जो है सर्जरी के दिन से पहले 12 घंटे पहले या 14 घंटे पहले ये एक एनेस्थेटिक सर्जरी है, मतलब जनरल एनेस्थेशिया देते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी जो है बेहोश हो जाती है, तो ही ये कर पाते हैं। बिकॉज ये जो है यहाँ पे पूरा कट ओपन करके आप समझिए सेप्टम को ठीक करना है, अंदर काफ़ी स्टिचेस लगने हैं, तो ये बहुत बड़ी सर्जरी भी है, 1-1.5 घंटा लगता है। जनरल एनेस्थेशिया से होती है, इस वजह से कई बार क्या होता है कि भाई आपको 12-14 घंटे पहले पानी पीना, खाना मना कर देते हैं, और सर्जरी के बाद भी आप 4-5 घंटे कुछ खा पी नहीं सकते, जिस वजह से आपका माउथ काफ़ी ड्राई होता है। तो पहला जनरली कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है आफ्टर सर्जरी
कि भाई आप पानी नहीं पी सकते और आपका नेज़ल वे जो है वहाँ पे सर्जरी हुई है, तो ये पूरा जैसे अगर अपनी सर्जरी जहाँ पे हुई है वो ब्लॉक करके रखते हैं ना, कंप्रेस करके रखते हैं बैंडेज वगैरह, वैसे यहाँ पे कैरोसिल के बैंडेजेस लगे होंगे आपके नेज़ल कैविटी में, तो आप नेज़ल वे से ब्रीथ नहीं कर सकते। अब आपने कभी माउथ से खाली ब्रीथ किया नहीं होगा, आपने नेज़ल वे से ही ब्रीथ किया होगा, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है और आपकी वाटर स्कैर्सिटी, डिहाइड्रेशन सबसे पहला सिम्टम दिखता है आफ्टर सर्जरी, जो सहन या एक्सेप्ट करना ही पड़ता है हर पेशेंट को। और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आपको शायद छाले पड़ सकते हैं आपके गले में, आपको जो है शायद अल्सरेटिव कंडीशंस हो सकती है आपके एसोफेगस में, ये सब चीज़ें, बिकॉज अब जो हवा नेज़ल वे से नेचुरली जाती है वो 95% मॉइस्ट, ह्यूमिड और वार्म होके जाती है, प्योरीफाई होके जाती है। यहाँ से जो जा रही है वो उसमें कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है, इस वजह से आपको फीवर, कफ भी जमा हो सकता है। तो ये दो कंडीशन सबसे पहले देखने को मिलती है पोस्ट ऑपरेटिव। और पोस्ट ऑपरेटिव का सेकंड फेज़ होता है भाई अगले दिन 24 से 48 घंटे के बाद आपके नेज़ल एरोसिल जो है वो निकाले जाते हैं। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऐसे नेज़ल एरोसिल निकालेंगे तो आपको पेन थोड़ा उस समय पे होगा, और जो पानी जमा होगा, कई बार ऐसा होता है कि भाई आप खाना और पानी, सबसे दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये है कि खाना और पानी एक साथ नहीं हो सकता, बिकॉज नेज़ल और एयर वे दोनों एक है, और एक आपका फूड पाइप है, दो पाइप होती है हमारे पास, फूड पाइप, एयर पाइप। अब एयर पाइप, नेज़ल पाइप तो बंद है, तो आप सांस भी आप उससे ले रहे, खाना भी आप उससे खा रहे, तो अगर आप खाना खा पाओगे तो आप सांस ले पाओगे, तो आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में खाना खाना पड़ेगा, वरना आप सांस नहीं ले पाओगे। ओके, आप आउट ऑफ ब्रीथ फील करोगे, आपके ऑक्सीजन लेवल स्टॉप हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में पानी पीना होता है, चम्मच से, और छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको जो है खाना खाना होता है। इससे ही आप इससे सर्वाइव कर पाते हो। 2 से 3 दिन ये ध्यान रखना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पानी आपको लगता है ऊपर आ रहा है, बट वो नेचुरल है, वो आँखों में से निकल जाता है, और जब ये निकालते हैं तब सारा पानी एक साथ निकलता है। तो शायद ऐसा हो 100 ml जितना पानी एक साथ जब निकाले नेज़ल कैविटी तभी निकल जाए। अब ये कंडीशन जैसे आगे बढ़ती है, वैसे अगले दिन जैसे 48 आवर्स आपके हो गए, उसके बाद क्या होता है, तो नेक्स्ट फेज़ में आपका रिकवरी स्टेज चालू होता है, जहाँ पे आप नॉर्मल एक्टिविटी, तो वैसे चलना फिरना घूमना तो आप कर ही सकते हैं। ओके, आप डिस्चार्ज हो चुके हैं, बट उसके बाद जो है आपको ध्यान रखना होता है आपकी अगेन दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स का, जिससे कोई इन्फेक्शन ना लग जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको स्टीम लेनी होती है। ओके, आपको एलर्जी से दूर रहना है, फ्रीज का ठंडा खाना, तीखा खाना नहीं खा सकते, बिकॉज गला ऑलरेडी आपका ख़राब है, स्वेल हुआ था, यहाँ पे आपको पता है कि खराश हुई थी, कफ हुआ था, और ठंडा भी नहीं खा सकते, वरना अगर कोल्ड होगा, म्यूकस होगा तो आप निकालोगे कैसे, बिकॉज यहाँ पे तो ऑलरेडी ब्लीडिंग या टाँके वगैरह लगे हुए हैं। इसीलिए आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, कोल्ड नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, और ये डाइट से ही हो पाता है, बराबर। तो डाइट में क्या होना चाहिए, तो डाइट में गर्म और नरम खाना, क्योंकि गर्म एंड नरम मतलब सॉफ्ट एंड हॉट फूड, जैसे कि आप पोहा खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं, आटे वाली चीज़ें नहीं खा सकते बिकॉज वो एलर्जेंट होती है। गर्म दूध ले सकते हैं, ठंडा दूध नहीं ले सकते, आप मूंग दाल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, कर्ड नहीं ले सकते, फिर आप बटर मिल्क नहीं ले सकते, आप सलाद नहीं ले सकते, आप बॉयल वेजिटेबल या उसका सूप ले सकते हैं, आप अंडे खा सकते हैं बॉयल करके, तीखे अंडे नहीं खा सकते, आप चिकन या नॉन वेजिटेरियन आइटम नहीं खा सकते, पनीर खा सकते हैं हल्का हल्का, या आप अपना ऐसे रूटीन फॉलो बना सकते हैं। ये डाइट मैंने ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा, आप पूरा देख सकते हैं। फिर उसके बाद नीति करके एक प्रक्रिया है। नीति में क्या होता है, यहाँ से पानी डाल के यहाँ से निकालना होता है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नीति से क्या होता है, ठीक आपके जो साइनसिस है वो खुल जाते हैं, और जो जमा है चीज़ें, ब्लड जमा है, म्यूकस जमा है, वो भी निकल जाता है, और उसमें नमक वाला पानी जनरली यूज़ किया जाता है, या तो इसके सचेत भी आते हैं नीति के, मार्केट से आप ले सकते हैं। और इसके बाद जनरली एंटी एलर्जन स्प्रे, जिससे एलर्जीज ना हो जाए कोई भी चीज़ से। एलर्जीज बहुत तरीके से होती है, खाली खाने से नहीं होती। और इसके साथ साथ आपको नेज़ल ब्लॉकेज का स्प्रे, अगर ये 3-4 चीज़ें करते हैं 4-5 दिन तक, तो होपफुली आप विदिन अ वीक आप बाहर जाने के लिए, आप अपना एक्टिविटी करने के लिए, इवन एक्सरसाइज करने के लिए, इवन अपना रूटीन ट्रैवलिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर 1 महीना आपको ध्यान रखना है कि आपको कफ, फीवर या कोल्ड ना हो, बस उतना ही। उसके बाद जो है आप नॉर्मल एक्टिविटी में आप फिर से रह सकते हैं। आउटकम क्या है इस सर्जरी करवाने का, आपका नेज़ल पैसेज भी ऐसे खुल जाते हैं, और आप ऐसे सांस ले पाते हैं जैसे आपने आज तक नहीं लिया। तो ये है, आप रिकवर बेटर करते हैं। आपकी स्लीप शायद ऐसा हो कि आपने कभी ऐसी स्लीप ली नहीं हो, ऐसे साउंड स्लीप आपको आ सकती है। इससे आपकी बॉडी में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस ओवर द टाइम दिखना होगा। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर कर दी, जो DNS के बारे में, सेप्टम सर्जरी के बारे में मैंने सीखी थी। आई होप आपको ये वीडियो प्रोडक्टिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, और अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हैं
तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड विल कम्युनिकेट, आपके डाउट सॉल्व कर पाऊंगा। आई एम नॉट अ सर्जन, तो मैं आपको कोई सर्जरी वगैरह में कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ आपके इसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स है वो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। डाइट और एक्सरसाइज के रिकवरी के टिप्स, पोस्ट ऑफ रिकवरी टिप्स मैं आपको दे पाऊंगा ज़रूर से। थैंक यू सो मच। आई होप आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरा होगा अगेन ऑन एनी डिजीज़ विच यू लाइक। इफ़ यू लाइक टू शेयर इट इन कमेंट बॉक्स, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड विल मेक अ वीडियो ऑन दैट होपफुली।